हाय हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा साइनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जैसा कि हमने हमारी फिजिक्स में वर्क, एनर्जी एंड पावर का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने वर्क और पावर को अच्छे से पढ़ लिया था, समझ लिया था। आज का जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो होगा एनर्जी। अब ये एनर्जी क्या है, एनर्जी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मैं रियलिटी में इस बात को एक्सप्लेन करूं तो हम कभी भी एनर्जी को सिर्फ एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। सिर्फ किसी भी डेफिनेशन से एनर्जी को समझना दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको एनर्जी को फील करना होगा। एनर्जी को समझने के लिए एनर्जी की जो प्रैक्टिकल्स हैं वो देखने होंगे। एक्चुअल में जो एनर्जी होती है वो कैपेसिटी होती है किसी भी काम को करने की, यानी कि कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क, यानी कि आप जो काम करते हैं, आपकी जो काम करने की क्षमता है, जो एबिलिटी है, वही आपकी क्या होती है, एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक जो फिट पर्सन है, अगर उससे कोई भी काम दिया जाता है तो वो उस काम को बहुत ही एनर्जी के साथ करता है, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करता है और वो काम को जल्दी भी कर देगा। दैट्स मीन उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है। एक पर्सन जो वीक है, अगर उससे कोई काम दिया जाए तो वो काम को बहुत स्लोली करेगा क्योंकि उसके अंदर एनर्जी कम है। अब ये एनर्जी क्या होती है? अगर मैं बात करूं बॉडी में एनर्जी की, तो हम जो खाना खाते हैं उससे जो हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, वो मिलती है फूड से। बट ये जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इसमें बात करें कि हमारी जो एनर्जी होती है वो बहुत टाइप्स की होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, और भी ऐसी बहुत सी एनर्जी हैं जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो जो एनर्जी होती है एक्चुअल में वो क्या होती है, वो कोई भी काम को करने की क्षमता होती है। अब आप कोई भी काम ले लीजिए, जैसे काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी एक वो एनर्जी होती है जब कोई पर्सन किसी भी लीनियर मोशन में मूव कर रहा होता है, चल रहा होता है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। अब अगर वो चल रहा है तो उसको चलने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी। बट चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको नाम दे दिया हमने, क्या, काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही किसी भी चीज को अगर आप गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो आप उसको क्या बोल देते हैं, थर्मल एनर्जी। यानी कि भाई अगर हीट से रिलेटेड कोई एनर्जी होगी तो उसको आप क्या बोल देंगे, थर्मल एनर्जी। कहने का मतलब जो आपकी एनर्जी होती है उसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती है, बट सबका काम एक ही होता है, यानी कि काम को करने के लिए आपको जिस भी एनर्जी की जरूरत होती है, जिस भी क्षमता की जरूरत होती है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके हर एक फॉर्म में, किसी न किसी फॉर्म में आपको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो आइए चलिए, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन को आपको बताऊंगी, देन उसके बाद हम पार्ट बाय पार्ट जितनी भी हमारी एनर्जी बनती हैं, जितनी भी हमारी एनर्जी की फॉर्म्स है, टाइप्स है, उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जो कि क्या है, एनर्जी। और आज के चैप्टर को हम एक एनर्जी के साथ ही स्टार्ट करेंगे। जितनी एनर्जी हमें चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए, उतनी ही एनर्जी लगा देंगे हम इस चैप्टर पे, यानी कि इस टॉपिक पे। देखिए, एनर्जी क्या है, द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, यानी कि जो कैपेसिटी होती है किसी भी काम को करने के लिए, यानी कि जो कैपेसिटी आपको चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, वो आपकी क्या होगी, एनर्जी। भाई कोई भी काम हो, मैं आपको 3 दिन तक खाना ना दूं और कोई भी काम कराऊं, कहूं चलो भाई ये ऑब्जेक्ट उठा के वहां रखना है, तो आप कहेंगे नहीं, बॉडी में तो एनर्जी ही नहीं है। यानी कि काम को करने के लिए जो क्षमता चाहिए वो मिलती है आपको कहां से, वो मिलती है आपको एनर्जी से, उसी को ही आप एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसकी दूसरी डेफिनेशन जो आप दे सकते हैं, दैट इज एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी काम करने के लिए जो एबिलिटी होती है, जो आपकी क्षमता होती है, वो आपकी क्या होती है, एनर्जी होती है। अब जो एनर्जी के बारे में जानना है वो क्या है, एनर्जी को आप कैसे समझ सकते हैं। देखिए, एनर्जी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फॉर्म होती है उसको समझिए। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट। एनर्जी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म वर्क, या तो उसके ऊपर काम करके, या फिर और टू हीट दी ऑब्जेक्ट, उसको हीट करके। नहीं आया समझ में, समझाती हूँ। अगर आपको एनर्जी को खत्म करना है तो आप उसको ना तो बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। आप उसको जस्ट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं।
एग्जाम्पल देती हूँ आपको एक थर्मल एनर्जी का। आपने एक कप ऑफ टी लिया, यानी कि आपके पास कप है और कप में आपके पास टी है। टी गर्म है, आपकी जो चाय है वो गर्म है। जो चाय गर्म है, आप देखते हैं कुछ टाइम के बाद अगर उसको एनवायरमेंट में ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए तो कुछ देर के बाद चाय ठंडी हो जाती है, बट उसके अंदर तो हीट एनर्जी थी, थर्मल एनर्जी थी। कहाँ गई हीट? तो वो हीट को ट्रांसफर कर दिया कहां से कहां, एक से दूसरी फॉर्म में। जो हीट थी वो आपकी एनवायरमेंट में चली गई और आपकी जो टी थी वो क्या हो चुकी है, अब ठंडी, कोल्ड हो चुकी है। कहने का मतलब जो एनर्जी होती है उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो भी पर्सन जिम वगैरह जिम में जाते हैं या फिर कोई रनिंग करता है तो उसके बहुत सारे पसीने आ जाते हैं, बॉडी एकदम क्या हो जाती है, हीट करने लग जाती है। यानी कि उसने अपनी मास एनर्जी को, जो उसके अंदर फैट इकट्ठा हो गया था, उस मास एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, हीट एनर्जी में। और गर्मी बन के वो हीट क्या होती है, बॉडी से बाहर निकलती है और वेट क्या हो जाता है, लॉस। कहने का मतलब मास को किस में चेंज कर दिया, हीट एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में चेंज कर दिया और वेट को क्या कर दिया है, लॉस। तो ये जो आपका सिस्टम होता है ये क्या बोलता है कि एनर्जी जो होती है वो एक कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है। कंजर्व्ड का मतलब, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं कंजर्व्ड, इसका मतलब होता है सुरक्षित रखना या सुरक्षित करना। सुरक्षित मतलब आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं, ये सुरक्षित होता है। कहने का मतलब ना तो बना सकते हैं ना ही इसको खत्म कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखिए इस डेफिनेशन से आपको समझ में आएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एक लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, जो क्या बोलता है, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड, इसको बदला जा सकता है, बट नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ना तो इसको आप बना सकते हैं ना ही इसको आप खत्म कर सकते हैं। आप सिर्फ इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैं कहूं आपके हाथ में जो कप था और उसमें आपकी टी थी, उस टी की जो थर्मल एनर्जी है, यानी कहने का मतलब जो उसके अंदर हीट है, मैं कहूं कि आप उसको निकलने ही मत दो। क्या ऐसे हो सकता है? वो तो निकलेगी बाहर, किसी ना किसी फॉर्म में निकलेगी, तो वो आपकी थर्मल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये थी आपकी क्या, एनर्जी के बारे में कुछ डिटेल्स जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो एनर्जी होती है एक्चुअल में वो वर्क ही है। अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो एक्चुअल में वो वर्क ही है, बस वो वर्क आप कितनी तेजी से कर रहे हैं वो आपकी एनर्जी को डिफाइन करता है। अगर आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत एनर्जी है आपके अंदर, तो काम बहुत अच्छे से करेंगे और थोड़ी स्पीड में करेंगे, जल्दी करेंगे। बट अगर शरीर में एनर्जी नहीं है तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, मतलब एनर्जी नहीं है, एनर्जी लो है। तो अब बात करते हैं हमारी एनर्जी की यूनिट और डायमेंशंस के बारे में। तो यूनिट क्या होती है, अगर आप यूनिट की बात करेंगे तो मैंने कहा कि एनर्जी जो होती है वो वर्क ही तो होता है, एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि वर्क के बारे में बात हो रही है। तो जो कि एसआई यूनिट आपकी वर्क की होती है वो ही आपकी किसकी होती है, एनर्जी की। तो अगर वर्क की आपकी जूल होती है तो आपकी यहाँ पे इसकी भी क्या हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी जूल। एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, जूल। समझ में आया? फिर बात करते हैं हमारे डायमेंशन के बारे में। तो अगर यूनिट आपकी जूल वर्क वाली ली है तो सीधी सी बात है ना, डायमेंशन भी किसका लेंगे, वर्क वाला। तो आप बताइए हमारी वर्क का डायमेंशन क्या निकल के आया था, डायमेंशन कराए हुए हैं, तो डायमेंशन आपके वर्क का क्या होता है, m1 L2 T-2, ये आपकी क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा, किसके लिए, एनर्जी के लिए। तो ये सारी डिटेल थी जो आपकी क्या होती है, एनर्जी होती है। अब आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ जो आपके एनर्जी से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। एग्जांपल्स या फिर आप टाइप्स बोल दीजिए इनको, क्योंकि टाइप्स ही है वैसे तो ये, तो हम क्या लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब टाइप्स ऑफ एनर्जी में जो सबसे ऊपर टॉप पे आता है वो होती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी। फर्स्ट क्या होती है आपकी, मैकेनिकल। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है एक्चुअल में वो आपका सम होती है किसका, काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों ही एनर्जी को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस की मेन एनर्जी है। हम इनके डेरिवेशंस को भी अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो हमारी मैकेनिकल जिसमें हमारा काइनेटिक आता है और पोटेंशियल आता है, फिर उसके बाद हमारी जो
होती है वो होती है थर्मल एनर्जी। इसको हीट एनर्जी भी कहते हैं, तो आप इसको किसी भी नाम से डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने सुना होगा वाइंड एनर्जी, बहुत बार सुना होगा वाइंड एनर्जी। ऐसे ही आपकी कौन सी होती है, सोलर एनर्जी, जो कि आपकी कहां से आती है, सनलाइट से। ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि हमारे यूनिवर्स में जो सबसे ज्यादा आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाती है वो सन की वजह से मिलती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी। क्योंकि जो सन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हमें हीट एनर्जी देता है, जिसकी वजह से बहुत से काम होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं, वो भी किसकी वजह से होता है, सोलर एनर्जी की वजह से। ऐसे ही आपका जो होता है न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है, जिसमें फ्यूजन और फिजन होता है, न्यूक्लियर एनर्जी। ऐसे ही बहुत सी एनर्जी है आपकी। आपको ये 5 एनर्जी डिटेल में देखनी है, अच्छी तरह से इनको याद रखना है कि जो एनर्जी होती है वो किन किन फॉर्म्स में पाई जाती है। आइए चलिए अब डिटेल में समझते हैं हमारी काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को, क्योंकि हमें इनके डेरिवेशंस भी देखने हैं। तो फटाफट से ये नोट्स बना लीजिए, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि हमने एनर्जी के बारे में जितनी भी टर्म्स थी वो समझ ली है। क्या क्या समझा हमने कि जो एनर्जी होती है ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हमने देख ली है। देखिए जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको इजीली भी दे सकती हूँ, जो आप अपनी डेली लाइफ में यूजुअली देखते हैं। एवरीडे लाइफ में आप बहुत बार देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपकी लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है। आपने बल्ब का स्विच ऑन किया और इलेक्ट्रिसिटी गई और आपका बल्ब ऑन हो गया, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो किसमें चेंज हो चुकी है, वो चेंज हो चुकी है हमारी लाइट एनर्जी में। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में केमिकल होता है, तो केमिकल एनर्जी से आपको क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहने का मतलब आप एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में इजीली चेंज कर सकते हैं। तो एनर्जी जो हमने पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया था जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म होती है आपकी, जो टाइप होता है एनर्जी का, वो होता है मैकेनिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कॉम्बिनेशन होता है आपका 2 एनर्जी का। फर्स्ट इज काइनेटिक एंड सेकंड इज पोटेंशियल। तो हम 1 बाय 1 काइनेटिक और पोटेंशियल के बारे में सीखेंगे, देन उसके बाद देखेंगे कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कॉम्बिनेशन में किस तरह से काम करती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन कराने से पहले, फॉर्मूला या अदर कोई भी चीज कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तभी आती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। यानी कि ये एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में तब आएगी जब वो ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन, कोई भी एनर्जी, जो आपका पर्सन है या ऑब्जेक्ट है, वो किस में रहेगा, मोशन में। यानी कि ये मोशन में रहने वाली एनर्जी है। अगर आप रेस्ट पोजीशन में हैं तो आपकी जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो हो जाएगी 0। बट अगर आप मोशन में हैं तो आपकी काइनेटिक एनर्जी आने लग जाती है, यानी कि आपके अंदर फॉलो करने लग जाती है। चलिए अब बात करते हैं डेफिनेशन से, देन उसके बाद हम इसके यूनिट के बारे में बात करेंगे, डायमेंशन के, एंड जो भी इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे उन सभी के बारे में। तो देखिए सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोलती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी दैट इज पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन। ये एनर्जी हमेशा किसी भी बॉडी के अंदर आएगी जब वो बॉडी क्या होगी, मोशन में होगी। अगर मोशन में है तो उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी में बी डिफाइंड एज द वर्क नीडेड टू एक्सेलरेट, यानी कि वो एनर्जी जब काम करते हुए एक्सेलरेट करने की जरूरत है एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए गिवन मास, उसका मास होना चाहिए रेस्ट टू इट्स स्टेटेड वेलोसिटी। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, उसको जरूरत है जब वो रेस्ट में है और उसका कुछ ना कुछ मास है और आप चाहते हैं वो क्या हो, मोशन में हो। कहने का मतलब जो काइनेटिक एनर्जी के लिए जरूरी चीजें हैं वो होगी आपकी मास, उस बॉडी का मास होना चाहिए और क्या होनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो
तो अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की, कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो कैसे होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका हाफ mv²। ये आपके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे, देखेंगे कि ये जो आपका फॉर्मूला आया ये कैसे निकल के आया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। जब भी काइनेटिक एनर्जी का नाम आएगा तब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, हाफ mv², जहां पे आपका जो मास जो m है वो डिनोट करता है आपके मास को, और जो आपका v है वो है आपका वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इट इज द हाफ ऑफ मास मल्टीप्लीकेशन विद स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। यानी कि आप मास और वेलोसिटी के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दे और दोनों को हाफ कर दे तो वो आपका क्या बन जाता है, काइनेटिक एनर्जी। अब इससे हमें ये तो पता लग गया कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या करती है बच्चों, वो क्या करती है, आपका मास होना चाहिए और आपकी वेलोसिटी होनी चाहिए तो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब आपके एक चीज तो माइंड में आनी चाहिए कि ऐसी बॉडी तो हो नहीं सकती जिसका मास ना हो, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि बॉडी है बट वेलोसिटी नहीं है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना ये हाथ पे रख दिया कोई भी एक ऑब्जेक्ट, अब ये किसमें है, रेस्ट पोजीशन में। अब मास तो इसका है बट इसकी क्या नहीं है, इसकी वेलोसिटी नहीं है। तो क्या होगा कि इसकी अगर मैं इसको लेके भागूं या फिर इसको फेंकूं तो इसकी कुछ ना कुछ क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। अगर इसकी वेलोसिटी आ जाएगी दैट्स मीन इसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरी बात, इसका एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मैं बात करूं एक कार की और मैं बात करूं एक ट्रक की, तो मुझे बताइए किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। दोनों ही मोशन में है, ये भी मोशन में है और ये भी आपका मोशन में है, तो बताइए किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो हमेशा याद रखिए ट्रक की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, ट्रक की काइनेटिक एनर्जी क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों ही क्या कर रही थी, मोशन में थी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी थी। तो भाई आपको याद रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चंस में आता है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। अगर किसी का मास ज्यादा है तो उसकी क्या होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। बट अगर मैं आपसे कहूं कि दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट ले लिया, ये मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट ले लिया, दोनों का जो मास है वो सेम है, इसका मास भी 2 kg है और इसका मास भी कितना ले लिया मैंने, 2 kg। अब मुझे ये बताइए कि दोनों ही मोशन में है, इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड और इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई। तो आप कहेंगे कि अभी अभी तो हमने फॉर्मूले में देखा है, क्या देखा, क्या सीखा हमने, कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी आपकी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी वेलोसिटी के, बल्कि वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, उसका करेंगे तो 16 आएगा। तो मुझे बताइए जब दोनों का ही मास सेम है बट वेलोसिटी डिफरेंट है, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। तो हमें पता लगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है मास पे और वेलोसिटी पे। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर मास सेम है तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। ये टर्म आपके समझ में आई। अब बात करते हैं कि आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, जो आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी और आपका लीनियर मोमेंटम में रिलेशन क्या है। देखिए रिलेशन बिटवीन, ये सारी आप नोट्स बनाएंगे, अच्छे से एक एक पॉइंट को लिखेंगे ताकि आपके कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन रह ना जाए। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, ये आपके लीनियर मोमेंटम का क्या है, डिनोट करते हैं हम लीनियर मोमेंटम को P से। इसको आप ये भी लिख सकते हैं अदर फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए ये कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो होती है आपकी वो क्या होती है, हमें पता है वो होती है हाफ mv का स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m,
डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किससे, m से। तो करिए चलिए, काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, हाफ mv² इंटू में m और डिवाइड बाय m, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाफ mm क्या हो जाएगा आपका m²v² और नीचे आपका क्या है m। तो आपको पता है mv क्या होता है आपका लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा ये हाफ p²/m। तो काइनेटिक एनर्जी का जो दूसरा फॉर्मूला निकल के आता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में चाहिए, हमें ये करना था, जरूरी था, इसलिए मैं आपको इसके साथ साथ करा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हमने तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का एक ही फॉर्मूला देखा जो कि होता है हाफ mv², बट न्यूमेरिकल में कुछ और ही दे रहा है, मोमेंटम दे रहा है, जबकि मोमेंटम तो हमें पता ही नहीं है कि मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। तो बच्चों आप यहाँ पे याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी का जो अदर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ p²/m। अगर मैं इसको डायरेक्ट बता देती तो शायद आपको कंफ्यूजन हो जाती कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो ये जो फॉर्मूला है ये काइनेटिक एनर्जी के रियल जो फॉर्मूला है उसी से आया है। जस्ट क्या किया है हमने, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है ऊपर नीचे दोनों साइड किससे, m से। तो जैसे ही किया हमने, ऊपर आपका m² आ गया और m²v²। अब mv क्या होता है, mv वो आपका p होता है, तो हमने mv की जगह क्या रख दिया, p का स्क्वायर आ गया बाय m। तो आपके पास अदर फॉर्मूला आ गया किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। क्या आपको ये समझ में आया कि मैंने ये दूसरा फॉर्मूला कैसे निकाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन और यूनिट्स के बारे में। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कोई भी बॉडी जिसका मास होगी, वेलोसिटी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी। फॉर्मूला बता चुकी हूँ, एक फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल के लिए ये देखना है और एक फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल के लिए ये देखना है। अब बात करते हैं यूनिट के बारे में। तो देखिए यूनिट क्या होगी, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एनर्जी की ही एक फॉर्म है, एनर्जी ही तो है। और एनर्जी का जो हमने यूनिट देखी थी वो क्या थी, जो वर्क की थी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली रिलेट करती है किससे, वर्क से। तो अगर वर्क की यूनिट आपकी जूल थी तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी आपकी, जूल। कोई कंफ्यूजन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बात करूं किसके बारे में, डायमेंशन के बारे में, तो डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी का वो ही होगा जो एनर्जी का होता था, और एनर्जी का क्या था, जो वर्क का होता था। तो काइनेटिक एनर्जी का और वर्क का दोनों का क्या था बताइए, m1 L2 T-2। तो ये क्या हो गया है आपका, ये हो गया है आपका डायमेंशन और यूनिट फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब आपको एक बात याद रखनी है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा लीनियर मोशन में होती है। कहने का मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, फॉर एग्जांपल एक चलती हुई कार, बाइसिकल, अगर कोई भी चीज जिसका मास है, वेलोसिटी है, उसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी। क्योंकि अब जब मैं आपको बाद में पोटेंशियल एनर्जी कराऊंगी ना, तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में बहुत बार अराइज होगा कि पोटेंशियल एनर्जी कब होगी और काइनेटिक एनर्जी कब होगी। इसलिए जब मैं काइनेटिक करा रही हूँ तो काइनेटिक की डिटेल आपको पहले से ही बता रही हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तब होती है जब आप लीनियर मोशन में होते हैं और किस में हो, मतलब नीचे अर्थ पे हो, तो आपका क्या होता है, हाफ mv²। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो जब पोटेंशियल कराऊंगी तब डिटेल में बता दूंगी। अब हमें क्या करना है, हमें करना है डेरिवेशन, और ये डेरिवेशन किसके लिए होगा कि ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से आया, काइनेटिक एनर्जी का। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आपका आ सकता है, इसलिए इस डेरिवेशन को अच्छे से करेंगे हम। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए, फिर उसके बाद हम करते हैं डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। देखिए अब सीखेंगे हम कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है जिसका फॉर्मूला हमने सीखा हाफ mv², वो कैसे आया है, कैसे हम उसको ड्रॉ करेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ mv²। ये होता है वेयर, आपको ये बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में करके आना है जैसे अटेम्पटेशन मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में अटेम्पटेशन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर ये डेरिवेशन आपका 3 मार्क्स में आता है तो आप उसमें अटेम्पटेशन ऐड करेंगे बहुत ही नीट एंड क्लीन। तो वेयर
m इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मास हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। तो हमें इसको ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे? तो देखिए, इस बात को सबसे पहले समझिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्चुअल में क्या है। हमने कहा काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी की ही फॉर्म है, यानी कि जो एनर्जी है उसी का ही एक टाइप है आपका क्या, काइनेटिक एनर्जी। और जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि वो वर्क होती है। भाई देखो, इस बात को ध्यान से देखो, क्योंकि अगर आपके ये समझ में नहीं आएगा तो डेरिवेशन भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डेरिवेशन में जिन जिन टर्म्स का मैं इस्तेमाल करूंगी, यूज करूंगी, अगर वो ही समझ में नहीं आए तो डेरिवेशन कैसे आएगा। देखिए, मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी आपने कहा एनर्जी है, वो एनर्जी का ही एक टाइप है ना। काइनेटिक एनर्जी इज द टाइप ऑफ एनर्जी। फिर मैंने कहा एनर्जी क्या है, तो आप कहोगे एनर्जी है क्या, एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि वो वर्क है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि आखिर में जो हमारा वर्क है वो भी तो एनर्जी हुआ, यानी कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हुई, वर्क ही तो हुई। तो ये कहना गलत तो नहीं है ना, क्योंकि मैं जो डेरिवेशन स्टार्ट करूंगी वो ऐसे ही करूंगी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है, वर्क के। अब वो क्यों इक्वल हुई है वो आपको इन 3 टर्म से समझ में आना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक एनर्जी है, और एनर्जी क्या होती है, वर्क होती है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, वर्क। इसको ऐसे समझिए, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी ए है और वो बी के इक्वल है, ठीक है, और एक फिजिकल क्वांटिटी है बी जो सी के इक्वल है, तो अगर मैं ये कह दूं कि ए बी सी के इक्वल होगा तो क्या वो गलत होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इजीली कह सकते हैं कि ए किसके बराबर है, सी के। ऐसे ही आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी किसके इक्वल आ गई है, वर्क के। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी में लाने के लिए आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। भाई कैसे, मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो पहले रेस्ट पोजीशन में था, मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए। अब रेस्ट में है तो वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो सीधी सी बात है इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें काइनेटिक लाना है। अब मास तो इसका है, वेलोसिटी नहीं है, तो मुझे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। काम मतलब कार्य, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगाना पड़ेगा और इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी आ जाएगी। तो कहने का मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी वर्क होती है, आपका कार्य होती है। क्या आपके ये सिस्टम समझ में आया कैसे किया? तो अब चलिए आइए हम आते हैं हमारे डेरिवेशन की तरफ। तो हमने कहा जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, हमारी वर्क होती है। तो अगर ये वर्क होती है तो आप क्या कहेंगे कि वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, होता है या नहीं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क क्या है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने वर्क की क्या रख दिया जगह पे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर आप कहेंगे कि आपका जो फोर्स होता है वो तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, एम ए। ठीक है भाई, मैंने क्या लिखा कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है हमारा, एम ए, हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, अब आपको यूज करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय, ध्यान से देखिएगा, बाय यूजिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करने वाले हैं? देखिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं। वेयर, ध्यान से देखिएगा, वेयर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये फाइनल वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ध्यान से देखिए। u इज इक्वल टू क्या है, इनिशियल, शुरुआत की, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद आपका a क्या है, एक्सेलरेशन, क्योंकि अगर वेलोसिटी आएगी तो भाई एक्सेलरेशन तो आएगा ही, तो
तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये सारी चीजें है ना आप लिख के आएंगे एग्जाम में, ये मैं ऐसे ही नहीं लिखवा रही हूँ, एग्जाम में अटेम्प्टेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एस क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे एक बात बताइए, जब हमने ऑब्जेक्ट लिया था, यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट किस में था? रेस्ट में। तो एट रेस्ट, जब वो रेस्ट में था तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है रेस्ट पोजीशन में? 0। तो ये यू कर दिया मैंने 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल पोजीशन में ऑब्जेक्ट क्या था? रेस्ट में। और रेस्ट में आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो आपका अगर ये 0 है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया? 2as। अब मैं यहां से क्या निकाल सकती हूँ? as की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू as। मान लीजिए कि ये मेरी इक्वेशन 1 थी, सो पुट द वैल्यू ऑफ as इन इक्वेशन 1। वी गेट, हमें क्या मिलेगा? देखिए क्या मिलेगा, पुट करो, इसमें करो तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? क्या था हमारा? MAS। और MAS की जगह हमें क्या रखना है? v स्क्वायर बाय 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखें तो यही तो हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो ये निकल के आ गया हमारा क्या? फॉर्मूला, जो कि हमें चाहिए था यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के लिए, हाफ mv स्क्वायर। कैसे किया? दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए, सबसे पहले हमने लिया कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है आपकी वर्क डन के। अगर ये वर्क डन के इक्वल है तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर हमें पता है फोर्स तो क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मैंने रख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन। फिर हमने यूज की हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या होती है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी वो हो गई 0। जैसे ये 0 हुई हमारी इक्वेशन आ गई v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से हमें as की वैल्यू चाहिए थी क्योंकि जो फर्स्ट है उसमें as ही है। यहाँ से आप as की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। इसको आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? आपका वो फॉर्मूला जिसकी आपको जरूरत थी। यानी कि प्रूफ है ये इसका, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले का, कि हमारी काइनेटिक एनर्जी कैसे है। तो काइनेटिक एनर्जी लाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? वर्क डन की। काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पे करना पड़ेगा वर्क। सबसे पहले आपको उस पे काम करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का क्या था? डेरिवेशन। इस काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन को आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए और अभी इसको लिख के देखिए आपसे होता है या नहीं। अगर कहीं पे भी कैसी भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि अगर ये वाला टाइप आपको समझ में ना आए तो मैं आपको दूसरे टाइप का डेरिवेशन करके दिखा दूंगी, बट ये आपका इजी था इसलिए मैंने आपको ये करके दिखाया है। तो चलिए फटाफट से इसको लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, देन उसके बाद हम समझेंगे हमारी पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमारी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी का दूसरा पार्ट जो हमें जरूरी है मैकेनिकल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा यहाँ पे फिनिश होता है, स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब हम सीखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में सीखा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की होती है अगर उसका क्या है? मास है और वेलोसिटी है। ऐसे ही हम पता लगाएंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑब्जेक्ट कब पोजेस करता है, कब रखता है। जैसे हमने कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की हो सकती है, ऐसे ही जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की हो सकती है। तो चलिए पहले इसको जो हमारा डेफिनेशन है उससे समझते हैं, देन उसके बाद मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है। देखिए, हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इट इज ड्यू टू वर्च्यू ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की वजह से होती थी, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। बट जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है उसकी पोजीशन पे।
यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो क्या है। देखिए, द एनर्जी हेल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी ये एनर्जी तब रखता है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से, रिलेटिव टू अदर ऑब्जेक्ट, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की रिलेशन में। समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, और ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे रखा हुआ है, बट अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा के मैं इसको डिस्प्लेस करूं और ऊपर की तरफ लेके जाऊं, काइनेटिक एनर्जी में हम ऑब्जेक्ट को क्या करते थे, फोर्स लगा के डिस्प्लेस करते थे आगे या पीछे की तरफ, बट पोटेंशियल एनर्जी में हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे और उसको जो डिस्प्लेस करेंगे वो होगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहूं तो हम इसकी हाइट पे क्या करेंगे, चेंजमेंट करेंगे। अगर पहले ये यहाँ था और मैंने उठा के इसको यहाँ रख दिया तो इसकी हाइट में क्या आया है, चेंज आया है, इसकी पोजीशन में चेंज आया है। पोजीशन यानी कि इसकी हाइट पे चेंज आया है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, इस हाइट पे इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जब मैंने आपको काइनेटिक कराया था तब मैंने आपको बताया था कि बेटा जब किसी का भी क्या हो, मास और वेलोसिटी हो, तो उसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। बट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज। यानी कि हाइट के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो क्या होगी, कौन सी एनर्जी आएगी उसकी आएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल मैं लूंगी वो ये लूंगी कि मान लीजिए कि कोई भी पानी है और वो क्या हो रहा है, वाटरफॉल हो रहा है, आपके माउंटेन पे से वाटरफॉल हो रहा है, नीचे की तरफ पानी आके गिर रहा है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, तो उसके अंदर होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। सेम ऐसा ही कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए पहले ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ पे था, फिर मैंने इसको उठाया ऊपर की तरफ, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। ऑटोमेटिकली जब भी किसी ऑब्जेक्ट की किसी हाइट पे क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है हाइट पे, या फिर मैं इसको नीचे की तरफ लेके जाऊं, पोटेंशियल एनर्जी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। तो चाहे तो मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊं या फिर मैं इसको नीचे की तरफ लेके जाऊं, दोनों ही पोजीशन में इसके अंदर क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, उसकी वेलोसिटी होती है, तो होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। बट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है या नीचे से ऊपर जाता है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं आपसे कहूं जो काइट होती है, पतंग होती है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, तो भाई उसके अंदर एनर्जी होती है आपकी कौन सी, पोटेंशियल। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब मैं अगर आपको बात करूं कि एक ऑब्जेक्ट बताओ जिसके साथ साथ पोटेंशियल भी होती है और काइनेटिक भी होती है, चलिए दीजिए मुझे एक एग्जांपल जिसमें पोटेंशियल भी होगी और आपकी काइनेटिक भी होगी। तो आपका बेस्ट एग्जांपल होगा एरोप्लेन, क्योंकि जो एरोप्लेन होता है उसका मास भी होता है और वो मूव भी कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ क्या मोशन है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो उसकी काइनेटिक भी है। बट वो आपकी अर्थ की सरफेस से क्या है, थोड़ी सी ऊपर है ना, उस हाइट पे है ना कुछ एरोप्लेन, तो उसकी दोनों क्या होती है, एनर्जी होती है, काइनेटिक भी होती है और पोटेंशियल भी होती है। तो आपको ये चीज समझ में आई कि काइनेटिक कब होगी और पोटेंशियल कब होगी। काइनेटिक होगी जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, मास और वेलोसिटी, और पोटेंशियल कब होगा, जब आपकी क्या क्या होंगी, आपकी जो चेंजमेंट होगा पोजीशन का हाइट के साथ, चाहे वो हाइट ऊपर हो चाहे वो हाइट नीचे हो। ऊपर जाएगा तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, नीचे आएगा तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब बात करते हैं हमारी इसकी यूनिट के बारे में। तो यूनिट क्या होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी की, जैसे हमने कहा काइनेटिक एनर्जी क्या है, वर्क की फॉर्म होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, वर्क की फॉर्म होती है। क्योंकि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया और डिस्प्लेस किया किसी हाइट के थ्रू, तो क्या किया आपने, काम किया, वर्क किया। तो सीधी सी बात है, यूनिट जो होगी पोटेंशियल की वो ही होगी जो वर्क की होती है। तो क्या होती है वर्क की, बताइए जल्दी से, वर्क की होती है आपकी जूल। ऐसे ही आपका जो डायमेंशन निकल के आएगा वो भी आपका क्या होगा, बताइए, वो सेम ही होगा जो वर्क का होता है, जो काइनेटिक का है, m1 L2 T-2।
अब इससे आपको ये तो पता लग गया कि कितने ही टाइप की एनर्जी हो, कितनी ही फॉर्म्स की एनर्जी हो, सबकी आपकी यूनिट भी जूल होगी और आपका जो डायमेंशन होगा वो भी वही होगा जो वर्क का होता है, यानी कि m1 L2 और T-2। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं फॉर्मूला के बारे में। जैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी में जो फॉर्मूला निकल के आया था, दैट इज के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², वैसे ही आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका भी एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है आपका कुछ इस तरह से। जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको आप लिखते हैं m, g और h। जैसे हमने निकाला था कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ये कैसे निकल के आया, ऐसे ही हमारी पोटेंशियल एनर्जी का भी एक छोटा सा डेरिवेशन है। डेरिवेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी बहुत छोटा सा है। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, हमने ये जो ऑब्जेक्ट था ये ग्राउंड पे रखा हुआ था, ठीक है। मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया और इसको डिस्प्लेस कर दिया कुछ हाइट पे, और इस ऑब्जेक्ट को मैं ले आई यहाँ, तो इसने कितना डिस्प्लेस किया, h का डिस्प्लेसमेंट किया इसने, कुछ हाइट पे गया ये। तो हम क्या कहेंगे, जैसे हमने कहा था ना कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एक्चुअल में वर्क की होती है, ऐसे ही हम कहेंगे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, वर्क डन। तो अगर ये वर्क डन है तो इसमें क्या होना चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब फोर्स क्या होता है आपका, फोर्स वैसे तो आपका होता है ma, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो ग्रेविटी के थ्रू आ रहा है, इसीलिए इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। क्योंकि आप खुद देखिए, जब लीनियर मोशन होता है, जब रोड पे या किसी सरफेस पे ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके अंदर आता है एक्सेलरेशन, बट किसी हाइट पे जब जाता है तो एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, यानी कि g में। तो यहाँ पे आपका f क्या हो जाएगा, mg। तो यहाँ क्या हो जाएगा, mg। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो अब आपका क्या हो रहा है, हाइट में चेंज हो रहा है, तो यहाँ s की जगह क्या आ जाएगा, h। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा, mgh। अब मुझे फटाफट से बताइए कमेंट करके कि आपको ये समझ में आया कि mgh कैसे आया। छोटा सा डेरिवेशन है, पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन के इक्वल रखना है। हमें पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या होता है, ma ड्यू टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बट ma नहीं आएगा, a क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हाइट के थ्रू हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, ग्रेविटी काम करेगी तो हम ग्रेविटी ले आएंगे और हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, mgh। अब बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किस पे करती है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही थी, मोशन पे डिपेंड कर रही थी, ऐसे ही हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज डिपेंड्स ऑन हाइट, टोटली डिपेंड्स ऑन हाइट। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, ग्रेविटी तो सबके लिए सेम होती है ना। तो हम किस पे देखेंगे, हम देखेंगे हाइट पे। जितनी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही इंक्रीज होगी। समझ में आया, जितना ही आप ऊपर की तरफ जाओगे पोटेंशियल एनर्जी आपकी उतनी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। कहने का मतलब हाइट के साथ आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये चीज समझ में आई आपके, ये मैंने क्या किया कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर के साइड हो रहा है, ऊपर के साइड हो रहा है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी पोटेंशियल, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो तो डिपेंड करती है आपकी किस पे, आपकी पोजीशन पे, मोशन पे, कि बॉडी मोशन में है या नहीं। और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, पोजीशन पे, यानी कि वो कहाँ है और कितनी ऊपर है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हाइट, और इसमें कहने का मतलब क्या है, वेलोसिटी। क्योंकि मोशन तभी तो होगा जब वेलोसिटी होगी। और आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो सीधी सी बात है, v चेंज हो रहा है, मोशन में है, तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है।
ऐसे ही आपकी पोटेंशियल में क्या होगा, mgh। अगर हाइट आपकी चेंज हो रही है, हाइट आपकी इंक्रीज हो रही है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट टॉपिक था किसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। काइनेटिक के बारे में तो हम बहुत अच्छे से सीख ही चुके हैं। तो दोनों टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। सबसे पहले हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल